अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है बायो एनर्जेटिक्स, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 7 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। इसके अलावा रिस्पायरेशन के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने टाइटल में बात करें तो ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। अब जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, सेल की डायग्राम, और उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, अगर हम इसको साथ में एक और कलर से देख रहे हैं तो ये जो रीजन है यहाँ पर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं, जैसे ये ऑर्गेनेली जो है इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो सर्कल्स हैं ये शो करें कार्बन को, तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसका ब्रेकडाउन होता है और इसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में बनते हैं 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्प्लिट कर गया है और स्प्लिट करके जो इसने बनाया वो है 3 कार्बन कंपाउंड। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 एंड 3, और इस कंपाउंड को कहा जाता है पायरोवेट। और इसके बनने में अगर हम साथ में देखेंगे और हमें क्या मिल रहा है, यानी कि हमने बात की कि ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन में क्या प्रोड्यूस होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर हम इक्वेशन में भी देख रहे हैं कि हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी जिसे कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, कि सेल जितने भी काम करता है उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी। तो हम देख रहे हैं कि 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट मिलके बना देते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 NAD पॉजिटिव जो है वो क्या बना देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी कि दोनों में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो हम कह सकते हैं कि विद और विदाउट ऑक्सीजन दोनों तरह से हो सकता है। तो अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस को, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज का फर्दर रीअरेंज होता है, और रीअरेंज जब होता है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि वो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो इस स्टेज में हम देख रहे हैं कि एक एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और साथ में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। साथ में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अगेन हम देखेंगे कि दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है,
हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ये दोबारा से अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है इसने किस में कन्वर्ट होना है, इसने 3 कार्बन कंपाउंड में। अब क्योंकि ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड था, जब ये टूट के 3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे तो ये 2 बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ लिख दिया है 2x। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। और अगेन यहाँ पर एक एटीपी दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एटीपी जनरेट नहीं हो रहा बल्कि एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी वो स्टेज है जिसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट करें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ये हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज है, इसीलिए हमने यहाँ पर साथ में -2 एटीपी लिखा है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं तो हम देखते हैं कि C3 जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ट्रांसफॉर्म होगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसमें क्या हो गया, 2 फॉस्फेट ऐड हो गए हैं। और साथ में हम देखते हैं कि NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया 2NADH में। साथ में हम देखते हैं कि अगेन जब 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट ऐड हुए थे, अब वो 2 फॉस्फेट कहाँ पर यूज हो रहे हैं, वो ADP को कन्वर्ट कर देंगे ATP में, यानी कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यानी कि अब हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो इस तरह की जो स्टेज है उसे हम कहते हैं कि वो एनर्जी हार्वेस्टिंग स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एटीपी बन रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि एटीपी यूज हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। अब हम देख रहे हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो लास्ट स्टेज इसकी आएगी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एंड में हमें मिलता है पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस स्टेप में अगेन हमें 2 एटीपी कन्वर्ट होके मिल जाते हैं एटीपी में। यानी कि अब अगर हम बात करें कि हमें कितने मिल रहे हैं, टोटल एटीपी 4, और लेकिन इसमें से 2 एटीपी यहाँ पर यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेट गेन एटीपी का हमारे पास आ रहा है वो कितना है, वो है 2 एटीपी। आज हम स्टडी करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। और अगर हम बात करें कि क्रेब्स साइकिल क्या है, तो क्रेब्स साइकिल सेलुलर रिस्पायरेशन का सेकंड स्टेप है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे जो मॉलिक्यूल मिलता है उसे कहा जाता है पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट है हम देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, ताकि ये एंटर हो सके नेक्स्ट स्टेप में, जिसे कि क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं सेल की डायग्राम, और उसमें हम देख रहे हैं ये वाला रीजन जिसे कि साइटोसोल कहा जाता है, ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। और ये जो हम देख रहे हैं ऑर्गेनेली मौजूद है जिसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसके यहाँ पर हम इनलार्ज करके देख रहे हैं। बाकी के जो स्टेप हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे कि क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, इससे क्या क्या हमें मिलता है, इससे मिलता है NADH, FADH2 और साथ में ATP। ये तीनों के तीनों क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल को, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं और इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि जब क्रेब्स साइकिल का जो यहाँ पर प्रोडक्ट है जिसे कि ऑक्जेलो एसीटेट कहा जाता है, अगर हम देखें कि ये कितने कार्बन है इसमें, तो जो मेन स्केलेटन है उसको हम काउंट कर देते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये जो है ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। जब हमने बात की थी कि पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता क्रेब्स साइकिल में, बल्कि पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, और एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये
2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड जब कंबाइन करता है 2 कार्बन कंपाउंड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो ये बना देता है सिट्रेट, और सिट्रेट जो कि हम देखते हैं कि 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम देख रहे हैं कि अब ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करने के बाद उसने बना दिया है सिट्रेट, और सिट्रेट से हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होती हैं और क्या बन जाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जब बना है तो हम देखते हैं कि आइसोसिट्रेट से क्या बनता है आगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना है तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और साथ में एक प्रोटॉन, हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन जब इसमें ऐड हुआ तो ये क्या बन गया है NADH। अब हमने देख लिया कि आइसोसिट्रेट से क्या बना अल्फा कीटोग्लूट्रेट, यानी कि यहाँ पर 6 कार्बन से अब कितने रह गए हैं 5 कार्बन। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जब सुकिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्लस हम देख रहे हैं अगेन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर NADH मिल रहा है, क्योंकि NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया NADH में, और क्योंकि यहाँ पर एक और कार्बन रिलीज हो गया था तो अब अगर हम कार्बन को काउंट करें तो 1 2 3 और 4 कार्बन कंपाउंड अब यहाँ पर मौजूद है। साथ में हम देखते हैं कि जब सुकिनाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोएंजाइम ए जो है वो साथ में अटैच हुआ है। हम देखते हैं कि सुकिनाइल कोएंजाइम ए से नेक्स्ट स्टेप में बनता है सुकिनेट, जो कि अगेन एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसकी फर्दर कन्वर्जन होती है फ्यूमरेट में, और जब सुकिनेट से बनता है फ्यूमरेट तो FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। फिर हम देखते हैं कि जब फ्यूमरेट से मिलेट बनता है तो साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, और मिलेट से क्या बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट जैसे कि हमने बात की थी कि 4 कार्बन कंपाउंड है, यानी मिलेट से अब क्या बन गया ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, और अगेन दोबारा हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल आ गया। अब जब हमारे पास दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट आ गया तो क्या होगा कि जो पायरोवेट ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना था वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और वो एंटर हुआ क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये साइकिल एक कंप्लीट चलता जाता है। साथ में जैसे कि हमने बात की थी कि किस किस तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं, NADH मिलता है, यानी एक साइकिल के रिजल्ट में हम देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 NADH, और इसी तरह से हम देख रहे हैं एक FADH, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ADP किस में कन्वर्ट हो गया है ATP में कन्वर्ट हो गया है, और ये सारे के सारे क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और अगर हम दोबारा से अपनी इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, उससे हमें क्या क्या मिल रहा था, जैसे हमने पहले बात की ATP, NADH एंड FAD। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी चेन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी चेन जो है ये क्या है। रेस्पिरेटरी चेन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि कहाँ पे होता है, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए बॉडी को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और ये ताकत किस तरह से मिलती है? जब भी फूड ली जाती है, और वो जो फूड है यहाँ पे ये ग्लूकोज की सूरत में आपको नजर आ रही है। ये जो ग्लूकोज है जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, ये टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ क्या बनता है? उसके साथ बनती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी इसमें बनती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इसमें जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और अगर हम उन स्टेप्स की बात कर लें तो ये ब्रेकडाउन जो है ये 3 स्टेप्स में होती है। और वो 3 स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है
उसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड। उस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद ये किस हिस्से में दाखिल होता है, ये दाखिल होता है क्रेब्स साइकिल के हिस्से में दाखिल होता है। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम से देखें तो ये हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है और ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये वो जगह होती है जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस सूरत में होती है, वो होती है एटीपी की सूरत में। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हुई है और उससे पायरुविक एसिड बना है और ये पायरुविक एसिड जो है दोबारा से एक प्रोसेस के जरिए गुजरता है जिसे कहा जाता है टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। और ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जब हम इस एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी जो है ये किस सूरत में है, यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे, एक को कहा गया है NADH और दूसरे को कहा गया है FADH। ये जो NADH हैं और ये जो FADH हैं, अगर हम इनकी बात करें तो जब ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद ये अपनी हाइड्रोजन जो है जो इसके अंदर मौजूद है उसको रिलीज कर देते हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगी। अब जब ये हाइड्रोजन जो है रिलीज होती है तो इन NADH मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है। अब जब इसमें से हाइड्रोजन निकलती है तो इसमें से वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो भी बाहर आ जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये NADH में से भी बाहर आता है और ये FADH में से भी बाहर आता है। इसको FADH2 भी लिखते हैं, इसको FADH भी लिखते हैं। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं जब इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक चेन में से गुजरते हैं जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी चेन। यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये लिख लेते हैं कि इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी चेन है। तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम रख लेते हैं। इस डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो NADH और FADH प्रोड्यूस हुए हैं ये किस चीज में कन्वर्ट हो गए हैं, ये कन्वर्ट हो गए हैं NAD में और FAD में। इसका मतलब है कि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल गई है और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे हमने इसी तरह से लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन जो है वो इसी तरह से मौजूद है। ये प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकलती है तो ये हाइड्रोजन हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन का और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उनकी बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये Q जो है ये क्विनोन को शो कर रहा है और ये क्या है, ये एक एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इसके पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी भी चीज में एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की तो हम क्या कहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रिडक्शन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इसकी की तरफ देखें तो ये सबसे पहले ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये नेक्स्ट साइटोक्रोम बी के मॉलिक्यूल को दे देगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है और ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे ये आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को देता जाएगा, साइटोक्रोम बी को देगा, साइटोक्रोम C1 को देगा, C को देगा, A को देगा और फिर A3 को देगा, तो ये बारी बारी जो है ये क्या होते जाएंगे, ये रिड्यूस होते जाएंगे और जब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को देंगे इलेक्ट्रॉन तो ये खुद क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब जब ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास पहुंचते हैं जो कि है साइटोक्रोम A3 तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये यहाँ पे नीचे पहुंचते हैं तो ये इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ मिलते हैं और ये दोबारा से हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है ये क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन का एटम बन जाता है और ये हाइड्रोजन का एटम जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये क्या बना देता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इस प्रोसेस के दरमियान में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है।
यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो है ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन की, जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस तरह से प्रोड्यूस हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस रेस्पिरेटरी चेन से गुजरे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। ये तो था रेस्पिरेटरी चेन के बारे में कि किस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि आज हमने स्टडी किया है।